नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। एक बार फिर अपने आगे अध्ययन करते हैं राजस्थान भूगोल के अंदर। पहले हमने राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ लिया था। आज अपने पढ़ेंगे राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, उनके बारे में अपने अध्ययन करते हैं। तो लिखिएगा राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। इस विस्तार के बारे में संपूर्ण रूप से अपने पढ़ेंगे, किस प्रकार से कितना है कितना नहीं है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, उनको देशांतर कैसे बोलते हैं। हालांकि अपने अक्षांश और देशांतर के ऊपर स्पेशल अलग से पढ़ेंगे। तो राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार अपने पढ़ रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अक्षांशीय विस्तार क्या है। अक्षांशीय विस्तार, अब एक चीज सोचना, आप जब आप पढ़ते हो अक्षांशीय विस्तार, जैसे मान लो ये अपना राजस्थान है, उदाहरण के रूप में समझा रहा हूँ, बाकी मैप अपने अंदर डाले हुए हैं बोर्ड के अंदर, अपने मैप से समझेंगे। एक बार समझो इसको। ऊपर लिखा हुआ उत्तर, यहाँ पर लिखा हुआ है दक्षिण, यहाँ पर है पूर्व और यहाँ पर है पश्चिम। जब अक्षांशीय विस्तार पढ़ते हैं अपने, तो मैं कहता हूँ कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यही पढ़ते हैं अपने भाई। उत्तरी की ओर लगाकर उत्तरी अक्षांश, ऐसा क्यों? ये भी फैक्ट है एक शानदार सा भाई। जब हम पढ़ते हैं कि जब अक्षांशीय विस्तार हम डालेंगे, तब हम यहाँ पर डालते हैं 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। और हालांकि यहाँ पर दिशा कौन सी है, एक चीज नोट करो आप, यहाँ पर दिशा कौन सी है, दक्षिण है। फिर यहाँ पर उत्तरी क्यों लिखा, फिर यहाँ पर भी आकर लिखा 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, यही हमने ऊपर लिखा। इसके पीछे क्या कारण है कि भाई यहां से 23-3 ऊपर से 30-12, तो इसके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक होगा। जब यहां पर दक्षिण दिशा है, फिर यहां पर उत्तरी क्यों आ रहा है? फैक्ट को जानने के लिए बने रहिएगा। जैसे मान लो ये मैंने बनाया आपके सामने गलो, पृथ्वी मान लो ये। अब इसको मैंने दो भागों में, पिछली क्लास में बताया था, भूमध्य रेखा दो भागों में विभाजित कर दी। और ये कौन सी हो गई, ये हो गया उत्तर से दक्षिण यानी ग्रीनविच। ये तो हो गई पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। क्योंकि मैप से समझोगे तभी हर एक चीज कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होगा। फिर मैंने कहा कि यहां से लिखा हुआ है कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से। मैंने क्या कहा, भूमध्य रेखा से ऊपर जाएंगे यानी उत्तरी अक्षांश है, नीचे आएंगे तो दक्षिणी अक्षांश है। और यहां पर एक रेखा निकाली मैंने, करक रेखा। कौन सी रेखा है, करक रेखा। अब जैसे एक करक रेखा मैंने यहां पर निकाल दी, हमें पता है करक रेखा को लास्ट क्लास में समझाया था कि राजस्थान काटता है, यानी कि राजस्थान से करक रेखा गुजरती है। मान लो यहां है राजस्थान। अब हम अक्षांश माप रहे हैं, तो भूमध्य रेखा से ऊपर है, तो अक्षांश यहां से डलेगा कि नहीं डलेगा, 23-3 यहीं से डलेगा। और यहां से डला, फिर हम भी उत्तरी की ओर जा रहे हैं, जहां उत्तर की ओर रहे हैं 30-12, यहां से कहां से चले थे, उत्तर की ओर ही चले थे। अगर अपना भूमध्य रेखा से नीचे होता राजस्थान, तब मैं कहता कि दक्षिणी अक्षांश है ये नीचे वाला। अब मान लो राजस्थान, मान लो यहां पर होता है इस भूमध्य रेखा के ऊपर, इस प्रकार से ये राजस्थान हो गया, मान लो भूमध्य रेखा ही। फिर मैं डालता ना यहां पर 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिणी अक्षांश से डालता, फिर मैं दक्षिणी अक्षांश से, क्योंकि हम भूमध्य रेखा से क्या जा चुके हैं, नीचे जा चुके हैं। लेकिन भूमध्य रेखा से ऊपर रहेंगे तो उत्तरी अक्षांश से गिना जाएगा। इसलिए 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से माना जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे बढ़िया तरीके से। अगर ये होता भूमध्य रेखा पर, तो हम नीचे की ओर आते, तो अपने लिख सकते थे दक्षिणी अक्षांश से उत्तर की ओर जा रहे थे तो उत्तरी अक्षांश लिख देते यहाँ पर, क्योंकि भूमध्य रेखा को काटकर अपने ऊपर आ गए। लेकिन अभी तो हम भूमध्य रेखा से ही ऊपर है, तो ऊपर है तो ऊपर की ओर जाएंगे तो कौन सा अक्षांश होगा, उत्तरी अक्षांश ही होगा। समझ गए? अब देशांतर में भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। अगर ये समझ में आ गया तो देशांतर रेखाओं में भी समझ में आ जाएगा। ये रहा राजस्थान। अब अपने राजस्थान के अंदर क्या डालना है, यहां पर लिखिएगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट कौन सा अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है। लिख लो आराम से, हो गया 23-3 से 30-12, यानी यहां से चले हम यहां तक। अब अक्षांशीय विस्तार के अंदर हमें यह लिखना पड़ेगा कि ये विस्तार है, इनके बीच की दूरी कितनी हुई, फिर कितने अक्षांश इसके बीच में आ गए, वो भी हमें लिखनी पड़ेगा। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है वो भी हमें लिखनी पड़ेगी।
उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी कौन सा है, वो भी लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए एक साइड में लिख देते हैं। यहाँ पर लिखो सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। जब अक्षांशीय विस्तार हम पढ़ते हैं तो अक्षांशीय विस्तार में हमें पता चल गया 23 से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, क्लियर। फिर पूछेगा उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु कौन सा है? तब हम कहते हैं उत्तरी बिंदु तो श्री गंगानगर है। गंगानगर में जब पूछा जाता है कि गांव कौन सा है, तब अपने क्या कहते हैं कि भाई इस गंगानगर के अंदर जो हम आते हैं, जो मुख्य बिंदु के ऊपर उत्तरी, तो वो हो जाएगा कोणा गांव। कौन सा गांव होगा? कोणा गांव। हिंदूमल कोट जी, हिंदूमल कोट, ठीक है। फिर आया उत्तरी बिंदु हो गया, यानी ये वाला, यहां पर हो गया ये हिंदूमल कोट कोणा गांव वाला। लिख देता हूं मैप में भी साथ साथ में, कोणा गांव, कोणा गांव, SGNR, श्री गंगानगर, ठीक है। दक्षिण पूछे तो नीचे आए तो नीचे क्या करना है? बोर करना है। बोर, बोर कैसे किया जाएगा? कुंड की तरह किया जाएगा। बोर कुंड कहां पर है? बांसवाड़ा, कुशलगढ़ तहसील। ये बांसवाड़ा वाला नीचे वाला हो गया, ठीक है। तो अब अपने लिखना है कि दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, भाई दक्षिणी बिंदु कौन सा है? दक्षिणी बिंदु की बात करें तो दक्षिणी बिंदु ध्यान रखना हो जाएगा, कौन सा गांव हो गया? बोरकुंड गांव, बोरकुंड गांव। कौन सी तहसील है? कुशलगढ़। और कुशलगढ़ कहां पर है? बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा। लिखो इसको फटाफट, फिर मैं आपको और लिखाता हूं इसके अंदर कि उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है। वो भी ये कॉन्सेप्ट मैप के साथ में पढ़ोगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ देखो नेक्स्ट आगे लिखो कि राजस्थान में उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण लंबाई, उत्तर से दक्षिण लंबाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी हो जाएगी? 826 किलोमीटर। ध्यान रखना, उत्तर से दक्षिण जो पीछे वाला जो विस्तार हमने डाला है वो 826 किलोमीटर हो जाएगा। जैसे देखो यहां से ये वाला जो विस्तार डाला हुआ ना, ये वाला, ये लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है, 826 किलोमीटर। अब आपसे एक तो क्वेश्चन ये बन गया। अब अक्षांशीय विस्तार कितना है, यानी कितने अक्षांशों के बीच में फैला हुआ है? तो हम कहते हैं अक्षांशीय विस्तार तो आता है 7 डिग्री 9 मिनट। 9 मिनट कैसे आएगा? 7 डिग्री 9 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट घटाओ। 12 में से 3 गए 9, 30 में से 23 गए 7, तो 7 डिग्री 9 मिनट क्या आता है? अपना अक्षांशीय विस्तार आता है। समझ गए? अब हमारे सामने एक प्रश्न और रह जाता है। अब जैसे मैंने कहा कि भाई उत्तर से दक्षिण लंबाई, अक्षांशीय विस्तार, बिंदु हमने पढ़ लिए, अक्षांशीय विस्तार हमने पूरा पढ़ लिया, पूर्णतः हमने जो बिंदु थे वो बिंदु भी पढ़ लिए थे। जैसे मैंने आपको पढ़ाया उत्तरी और दक्षिणी बिंदु, दोनों बिंदु हमने पढ़े कि भाई उत्तर में कौन सा आता है और दक्षिण में कौन सा आता है, दोनों बिंदु अपने पढ़ लिए। अब उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में ध्यान रखना, जैसे मैं बनाता हूं यहां पर राजस्थान, मान लो ये राजस्थान है, ये राजस्थान हो गया। अब आपने राजस्थान में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम डाल दिया, भाई ये आपने लिख ली, लंबाई लिख ली, और ये वाली इधर आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक लंबाई ये भी तो आती है ना, इधर से विकिरण, एक विकिरण इधर से काटता है, ऊपर लिखेंगे दिशा उत्तर, यहाँ पर लिखेंगे दक्षिण, यहाँ पर लिखते हैं पूर्व और यहाँ पर लिखते हैं पश्चिम। एक लंबाई कौन सी आएगी? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, यानी कि उत्तर पश्चिम से
दक्षिण पूर्व लंबाई पूछे आपसे, दक्षिण पूर्व लंबाई कितनी है, और एक आएगी आपकी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम आ गई, नहीं सॉरी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व आ गई, ठीक है। एक आएगी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, एक आएगी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ये दो लंबाइयां आपको ध्यान रखनी है। ये विकिरण बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, ये क्या है, विकिरण, कि भाई राजस्थान को विकिरण के रूप में किस प्रकार से काटा गया है। लिखो इनको फटाफट, जो विकिरणों की जो लंबाई है वो भी आपको बता देता हूं। ये तो हो जाएगी 850 और ये हो जाएगी 784, ध्यान रखना। यानी पूछे आपसे कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व कितनी हो जाएगी, 850 किलोमीटर है विकिरण की लंबाई, और पूछे आपसे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, अगर ये विकिरण पूछे तो 784 किलोमीटर हो जाएगी, ध्यान रख लेना, ठीक है। ये विकिरण भी साथ साथ में नोट करते रहो। आगे देखें, चलें आगे वाले देशांतरीय विस्तार पढ़े, इनको नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते अपने देशांतरीय विस्तार। देखो आगे लीजिएगा देशांतरीय विस्तार। ये हमने मैप ले लिया राजस्थान का, अब लिखना है अपने को। पहले एक पेज ले लेता हूं, पहले समझाना पड़ेगा फिर उसके बाद ही समझ में आएगी, है ना। अब देखो सबसे पहले लिखो देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। भाई राजस्थान में देशांतरीय विस्तार कितना है। अब वही समस्या आएगी आपकी, जैसे ये बनाया मैंने राजस्थान, ऊपर लिखा उत्तर, यहाँ पर लिखा दक्षिण, और यहाँ पर लिखा पश्चिम, और यहाँ नहीं पूर्व, और यहाँ पर लिखा पश्चिम। जब देशांतरीय विस्तार की बात आती है तो हम देशांतरीय विस्तार बोलते हैं 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78-17, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, यही पढ़ते। अब समझ में वही समस्या आ गई वापिस कि दिशा पश्चिम है, फिर हमने यहाँ पर क्यों लिखा पूर्वी देशांतर से 78-17 पूर्वी देशांतर, वही समस्या आ गई। भाई ये कारण क्या होगा कि यहाँ पर पूर्वी क्यों लिखा, पश्चिम दिशा है यहाँ पर, तो बस वही समस्या आ गई। तो उसी समस्या का क्या करना पड़ेगा, समाधान करना पड़ेगा। ये लीजिए बनाया मैप। पिछली बार मैंने आपको समझाया था किसके माध्यम से, भूमध्य रेखा से, और ये कौन सी रेखा है, ग्रीनविच रेखा है। यहाँ पर दिशा कौन सी आएगी, पूर्वी, यहाँ पर आएगी पश्चिमी। यहाँ पर जो रेखा जाती है उस रेखा का नाम है कर्क रेखा। राजस्थान कर्क रेखा को काटता है, और मैंने यहाँ पर बताया था विश्व में अपनी स्थिति नहीं बताई थी क्या, भाई उत्तर पूर्व है। अब देखो हम ग्रीनविच रेखा को हमने मानक समय रेखा है, ये विश्व की मानक समय रेखा है, वो ग्रीनविच रेखा से इस समय का निर्धारण किया जाता है पूरे विश्व में। अब यहां से इस रेखा के हम पूर्व में है या पश्चिम में है, इस रेखा के हम है पूर्व में, इधर वाली साइड में आएंगे तो पूर्व से है, तो यहाँ पर पूर्वी देशांतर से इसलिए लिखते हैं, और यहाँ पर भी आकर पूर्वी देशांतर लिखते हैं। ये तब लिखते हैं अपने इस दिशा का पश्चिम देशांतर। मान लो ये ग्रीनविच रेखा है, और ग्रीनविच रेखा के अंदर यहाँ पर होता अपना राजस्थान, इस स्थान पर, तब हम मैं लिखता यहाँ पर 78 डिग्री 17 मिनट पश्चिमी देशांतर। मान लो यहाँ पर 78 तो नहीं होगा, लेकिन मानना है, मैं बता रहा हूँ। 78-17 से 69-30 लिख देता, 69-30 या 69-30 से 78-17 लिख देता, मानना है। फिर लिखता मैं पश्चिमी, क्योंकि ग्रीनविच रेखा के हम कौन सी साइड में थे, पश्चिमी साइड में, फिर आधे कौन से, पूर्वी साइड में। अब तो हम पूरे के पूरे ही ग्रीनविच रेखा ही कौन सी साइड में, पूर्वी साइड में, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसलिए यहाँ पर पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर लिखा जाता है। फटाफट देखिएगा, इनको लिखिएगा, अगर समझ में आ गया तो आगे देखते हैं। लिखे इसको, अब मैप में उतार लेते हैं। लिखो देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार 69-30 से 78-17, यानी 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से
और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये लिखते हैं पूर्वी देशांतर। ये लो, अब आपको पता चला कि यहां से यहां तक अब अपने को एक चीज और क्या याद रखनी पड़ेगी, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है, तो ये भी ध्यान में रखना। ये लंबाई है 869 किलोमीटर, कितनी है 869 किलोमीटर है, और ये कितनी थी 826 किलोमीटर थी, जो अपने लिख चुके हैं पहले से ही। तो ये लिखे अपने, तो लिखो सबसे पहले देशांतरीय विस्तार में अपने लिखेंगे विस्तार कितना है, इनके बीच का विस्तार वो तो निकाल लेंगे। पहले लिखते हैं 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब देशांतरीय विस्तार, इनके बीच में जो विस्तार है वो विस्तार यानी अंतर, कितने देशांतरों का अंतर है, तब सीधा सा अपने सामने एक फैक्ट आता है भी कितने देशांतरों का अंतर है, घटा लेते हैं इनमें से, घटाएंगे तब कितना आएगा 8 डिग्री 47 मिनट। 8 डिग्री 47 मिनट इस देशांतरीय विस्तार का क्या आता है दोस्तों, अंतर आता है। समझ गए होंगे बात। अब इसमें समझने के बाद आपने कहा कि पूर्व से पश्चिम लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है वो है 869 किलोमीटर है। आगे ही सामने 869 किलोमीटर। विकिरण कितना है ये वाला, जैसे एक विकिरण कौन सा डाला मैंने, ये वाला डाला था, एक ये वाला डाला था, और दोनों को मैंने पीछे लिखवा दिया था। यहाँ पर ये लिखा हमने उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व 850, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम 784, 850 ये हो जाएगा और 784 ये हो जाएगा। बस इसको एक बार इतना ही ध्यान रखना। तो विकिरण अपने पीछे लिख चुके हैं, 850 वाला भी लिख दिया और 784 वाला, दोनों लिखे हुए हैं, दोनों की दिशाएं अपने लिखी हुई है। अब बात आएगी उत्तरी गांव कौन सा है, भाई ये वाला जो गांव है, ये गांव यहाँ इस बार यहाँ पर पढ़ना है भाई, है ना। उत्तर दक्षिण वाला तो पढ़ लिया, पूर्व पश्चिम वाला पढ़ना है। पूर्व में बात करें तो कौन सा गांव आएगा, यहाँ पर कटरा गांव है। कौन सा गांव है, कटरा गांव है। सम तहसील है, सम क्या है तहसील, और आपके सामने जिला आपको दिखाई दे ही रहा है, ये वाला कौन सा है, जैसलमेर है। ये आ गया आपका पश्चिमी बिंदु। जब बात आएगी पूर्वी बिंदु की, यहाँ पर आएगा आपका पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु लिखना सिलोन गांव, कौन सा गांव है, सिलान गांव है। और धौलपुर क्या है, यहाँ पर जिला है। ये लो, ये पूर्वी और पश्चिमी वाला आ गया आपके बीच में, इनको नोट कीजिएगा फटाफट, उसके बाद आगे देखते हैं। इनको लिखवा और देता हूं, नए पेज पर भी लिखना। राजस्थान का पूर्वी बिंदु, फिर आप क्या कहोगे, जैसे ही पूर्वी बिंदु लिखा आप सिलान गांव आ जाएगा। सिलान गांव कहाँ पर है, धौलपुर में है, धौलपुर। फिर आएगा राजस्थान का पश्चिमी बिंदु। राजस्थान का पश्चिमी बिंदु की बात करें तो कौन सा आ जाएगा, कटरा गांव। कटरा गांव कहाँ पर है, जैसलमेर में। ये लो, ठीक है। पूर्वी और पश्चिमी दोनों आगे बिंदु। अब इनका विस्तार अपने लिख चुके हैं, दोनों में 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर है। अब देखो एक लाइन अपने और लिख सकते हैं, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण, दक्षिण व पूर्व से पश्चिम की दूरी में कितने किलोमीटर का अंतर है, 43 किलोमीटर का अंतर है। 43 किलोमीटर का अंतर है, क्योंकि 869 में से 826 घटाओगे तो कितने किलोमीटर आएगा, 43 किलोमीटर आएगा। और एक फैक्ट, वाक्य तो अक्षांश देशांतर रेखा है, समझेंगे तब जानेंगे, लेकिन एक फैक्ट लिखवा देता हूँ साथ में ही। राजस्थान से पूछा जाए कि राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार में अंतर, अक्षांशीय व
देशांतरीय विस्तार में अंतर कितना है, देशांतरीय विस्तार में अंतर, विस्तार में अंतर। तब आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तब लिख देना 1 डिग्री से कम। अब आप कहोगे 1 डिग्री से कम क्यों है, कारण क्या है 1 डिग्री से कम होने के पीछे का? तो 1 डिग्री से कम होने के पीछे का जो कारण हम मानते हैं वो कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखना। इसके पीछे 1 डिग्री कम होने का कारण ये है, जैसे मैंने क्या बताया, इधर 826 बताया, इधर 869 बताया, दोनों में अंतर निकल कर आया कितने किलोमीटर का, 43 किलोमीटर का। ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक, जैसे ही अपने क्या करेंगे, मैप बनाया, और मैप बनाने के बाद में मैंने क्या बताया था कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर मानकर चलो, पॉइंट में और आती है लेकिन मान लो 111 किलोमीटर। और अक्षांश रेखाओं के बीच की भी दूरी इतनी होती है। अक्षांश व देशांतर रेखाओं की जो दो अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। जब 111 किलोमीटर होती है, यानी कि मैंने क्या कहा कि सूर्य जब एक देशांतर को पार करेगा 4 मिनट का समय लगता है, और 111 किलोमीटर दूरी वो तय करेगा, यानी कि दोनों के बीच में 111 किलोमीटर का अंतर है। यानी एक देशांतर, इधर वाले मान लो ये देशांतर है और ये देशांतर है, इनके बीच में 111 किलोमीटर का क्या है, अंतर है। समझ गए बात? ठीक है। और अपने राजस्थान का अंतर कितना है, मात्र और मात्र 43 किलोमीटर है। देशांतर रेखा 1 डिग्री पर, 1 डिग्री पर जो होती है वो कौन सी होती है, अक्षांश रेखाएं होती है। अब जब बात आई इन अक्षांश और देशांतर की, तो राजस्थान का 43 किलोमीटर और इनके बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। इसलिए मैंने लिखा है कि राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार में जो अंतर है वो अंतर कितना होता है, 1 डिग्री से कम होता है। ध्यान रखना, क्योंकि पूछा भी जा सकता है आपसे 1 डिग्री से 2 डिग्री के मध्य, 2 से ऊपर, 3 से ऊपर, 4 से कम, तो 1 डिग्री से ये कम होगा राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार में अंतर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रख लेना। ठीक है, ये लीजिएगा, नोट कर लिखिएगा इनको। आगे बढ़ते हैं फिर। देखो, अब हम लिखेंगे सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। हमने पीछे वाली क्लास में हमने पढ़ा था राजस्थान की स्थिति विश्व में अक्षांशीय देशांतरीय दृष्टि से महाद्वीप में और भारत में बढ़ी थी। आज सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की भी स्थिति पढ़ लेते हैं, ताकि वो भी कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो ये आपके सामने मैप आ गया एक और ठीक है, मैप तो खाली अपने पास 2 पड़े। देखो, सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, देखो, राजस्थान से मैंने क्या कहा, कर्क रेखा गुजरती है। ये लीजिए, कर्क रेखा डाल देता हूं मैं राजस्थान से। कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है। ये लो, यहां पर लिखा मैंने कर्क रेखा। मैं लिखवा रहा हूं अब आपको, मैप आपके पास होगा। सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति क्या है भाई, सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति है, वो स्थिति क्या है। देखो, सूर्य कर्क रेखा पर कब सीधा चमकता है, भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा कब चमकता है, और मकर रेखा पर कब चमकता है। साल में 2 बार भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य सीधा चमकता है। जब भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकेगा तो उस दिन पूरे विश्व में दिन और रात क्या होती है, बराबर होती है। यानी दिन में अगर 12 घंटे का होगा तो रात भी क्या होगी, 12 घंटे की होगी। तो यानी ऐसा साल में 2 बार होता है। कर्क रेखा पर चमकेगा तब अलग बात है, मकर पर चमकेगा तब अलग बात है। दोनों का कॉन्सेप्ट एक साथ में समझ में आ जाएगा आपके। देखो, मान लो सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति, पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, एक बार पहले अपने को मैप बनाना पड़ेगा। मैप बनाते हैं पहले, है ना भाई, मैप से ही समझ में आएगी ये चीजें, बिना मैप के तो समझ में आने वाली है नहीं। तो बनाइए ग्लोब इस प्रकार से। बनाने के बाद में इसको ये विभाजित कर लीजिएगा। ये हो गई कौन सी रेखा, भूमध्य, और ये रेखा ध्यान रखना, ये रेखा कौन सी हो गई, कर्क रेखा, और ये रेखा हो गई आपकी कौन सी रेखा हो जाएगी, मकर रेखा। लिखते हैं इनके ऊपर, ये लो, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश भी इसे कहते हैं,
0 डिग्री अक्षांश। बस आपको एक बार इतना ही लिखना है। ये हो गई कर्क रेखा, कर्क रेखा। ये हो गई मकर रेखा। देखो हम क्या कहते हैं, सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर, क्योंकि सूर्य कौन सी दिशा में निकलता है, सुनो ध्यान से, सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर निकलता है, पूर्व से पश्चिम की ओर निकलता है ना, पूर्व से निकलता है और पश्चिम की ओर चला जाता है। तो सीधी सी एक लाइन लिख सकता हूं, पूर्व से पश्चिम की ओर निकलता है। अब आप ये सोचो भाई, सूर्य पूर्व दिशा से निकल गया, पश्चिम दिशा में अस्त हो गया, फिर ये दिन और रात बनने का अंतर कैसे होगा। तो ध्यान रखना, पृथ्वी है वो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, पूर्व दिशा की ओर घूमती है, तब जाकर ये दिन और रात वाला कॉन्सेप्ट होता है। पृथ्वी जो अपनी घूर्णन गति करती है वो पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर करती है, और सूर्य है वो पूर्व से पश्चिम की ओर चलता है, तब ये दिन और रात वाला कॉन्सेप्ट बना रहता है। उल्टे होंगे तभी इसके विरुद्ध होगा, तभी चलेगा। जैसे पृथ्वी घूम रही है किधर से किधर, मान लो पृथ्वी जा रही है इधर से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, और सूरज कहाँ से आ रहा है, पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर, ये सूर्य वाला है और ये पृथ्वी वाला है। इस प्रकार से तब जाकर ये दिन और रात वाला कॉन्सेप्ट बनता है। अब देखो, जैसे ही ये कर्क रेखा आपने लिख ली होगी 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्योंकि उत्तरी साइड में है, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी क्योंकि दक्षिणी साइड में है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में, तब दक्षिणी अक्षांश लिखेंगे। अब एक बात सोचो, सूर्य साल में 2 बार सीधा चमकेगा कौन सी रेखा के ऊपर, क्योंकि इधर जाएगा सूरज, एक बार दक्षिणायन जाएगा तो वापिस कहां पर आएगा, इधर वाली साइड आएगा। तो एक बार तो जाते वक्त कौन सी रेखा पर चमकेगा, सीधा भूमध्य रेखा पर, एक बार आते वक्त भी कौन सी रेखा पर सीधा चमकेगा, भूमध्य रेखा के ऊपर। तो साल में 2 बार कौन सी रेखा पर चमकता है सीधा, 2 बार सूर्य सीधा चमकता है, सूर्य सीधा चमकता है कौन सी रेखा पर, तो ध्यान रखना सूर्य सीधा चमकता है वो भूमध्य रेखा के ऊपर। एक बार कर्क रेखा पर, एक बार कर्क रेखा पर, और एक बार कौन सी रेखा पर चमकेगा, एक बार मकर रेखा पर चमकेगा, मकर रेखा पर। अब देखो, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तब क्या होगा, पहले कर्क रेखा के बारे में जानते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए, कर्क रेखा के ऊपर जब सूर्य सीधा चमकेगा तब क्या होगा, लिखो, ये हो गई भूमध्य रेखा, ये हो गई कर्क रेखा, कर्क रेखा। सूर्य सीधा चमक रहा है, अब हाल फिलहाल कौन सी रेखा पर, मान लो सूर्य सीधा चमक रहा है कर्क रेखा के ऊपर। कर्क रेखा के ऊपर सूर्य सीधा कब चमकता है, कर्क रेखा पर सूर्य की स्थिति, कर्क रेखा पर सूर्य का सीधापन, कर्क रेखा पर सूर्य का जो सीधापन होता है वो कब होता है, 21 जून को होता है, 21 जून। जब सूर्य कर्क रेखा के ऊपर सूर्य सीधा चमकेगा, इसका मतलब अपनी परछाई है वो एकदम धरती के अपने निकलेगी नहीं। जिस दिन सूर्य सीधा चमकता है उस दिन परछाई कहाँ से आएगी, एकदम अपने ऊपर सूर्य सीधा चमकेगा तो अपनी परछाई है वहीं पर रह जाएगी, तो उस दिन परछाई अपने कम हो जाएगी, क्योंकि लंबी थोड़ी बनती है परछाई। परछाई समाप्त कब होगी, जब कर्क रेखा के ऊपर सूर्य सीधा चमकेगा। परछाई लंबी कब बनती है, जब मकर रेखा के ऊपर सूर्य सीधा चमकेगा तब, क्योंकि फिर क्या होगा, मकर रेखा के ऊपर अपनी वहां के लोग हैं दक्षिणी साइड की, वहां की परछाई नीचे रहेगी। अपने उत्तरी अक्षांश में आते हैं तो लंबी परछाई कब बनेगी, जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकेगा। पहले सुनो ध्यान से, ये हो गया उत्तरी अक्षांश, कौन सा अक्षांश है, उत्तरी साइड, उत्तरी गोलार्ध बोल सकते हैं इसे, उत्तरी गोलार्ध भी बोल सकते हैं। ये कौन सा गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, गोलार्ध, ठीक है। अब जब सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमका तो यहां पर क्या होगा, जिस दिन सूर्य सीधा चमकेगा उस दिन सीधी सी बात है, जब एकदम सूर्य सीधा होगा तो नॉर्मल सी बात है, उस दिन दिन बड़ा होगा। दिन क्या होगा, उत्तरी ध्रुव के अंदर क्या होता है, ध्यान रखना, इस दिन दिन होगा बड़ा, दिन क्या होगा बड़ा उत्तरी साइड में, और रात क्या हो जाएगी, रात होगी छोटी, परछाई नहीं बनेगी, परछाई नहीं बनेगी, इस दिन परछाई नहीं बनेगी, ध्यान रखना। अब सूर्य का सीधापन राजस्थान में कहां पर है, तो कर्क रेखा कहां से गुजरती है, राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है।
तो यानी कर्क रेखा का एकदम सूर्य का सीधापन राजस्थान में कौन से जिले में चमकता है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में चमकता है। राजस्थान में सर्वाधिक सीधापन जो सूर्य का आता है वो तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में आएगा, क्योंकि कर्क रेखा यहीं से गुजरती है, काल्पनिक रेखा है, ध्यान रखना, ये भी मैंने आपको बताया था। अब परछाई नहीं बनेगी 21 जून के दिन, जब सूर्य अपने ऊपर एकदम जस्ट सीधा चमकेगा तो परछाई कैसी बन जाएगी, नहीं बनेगी। उस दिन उत्तरी ध्रुव के अंदर क्या होता है, दिन तो होगा बड़ा और रात क्या होगी, छोटी। और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर क्या हो जाएगा, इसके विपरीत होगा। उसके क्या होगा, भूमध्य रेखा से नीचे वालों का इनके हो जाएगा विपरीत, ये भूमध्य रेखा होगी। और यहां पर क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को यहां पर दिन हो जाएगा छोटा, और रात क्या होगी, बड़ी। किस दिन की बात है ये, 21 जून की। 21 जून को इसके विपरीत हो जाएगा दक्षिण वाले में। यहां पर 21 जून को दिन छोटा होगा, रात क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। तो अगर राजस्थान में पूछा जाए कि सबसे बड़ा दिन कब आता है, सूर्य सीधा कब चमकता है, तो ध्यान रखना वो चमकता है 21 जून को चमकता है। लिखिएगा इनको, फिर आगे देखते हैं, जिसको कर्क संक्रांति बोलते हैं। और यहां पर जैसे सीधी सी बात है, जब सूर्य अपने ऊपर सीधा चमकेगा तो गर्मी आएगी अपने, तो यहां पर जो ऋतु होगी वो ऋतु कौन सी होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु। और यहां पर जो होगी दक्षिणी, इसके विपरीत हो जाएगी दक्षिण में, यहां पर ऋतु होगी शीत ऋतु, यानी यहां पर सर्दी होगी, अपने गर्मी रहेगी। जेठ का महीना आता है ना, उसमें गर्मी रहती है अपने, तो वो समझ गए होंगे आप आराम से। नेक्स्ट आगे देखो, ये तो कर्क रेखा पर है। अब देखो मकर रेखा पर सूर्य को सीधा चमकाते हैं। भाई मकर रेखा के ऊपर सूर्य सीधा कब चमकता है, ये लो भूमध्य रेखा होगी, भूमध्य। और ये कौन सी रेखा है, ये है कर्क रेखा, नहीं सॉरी मकर रेखा, मकर रेखा, लिखिएगा इसको। अब देखो मकर रेखा के ऊपर सूर्य सीधा चमकता है 23 दिसंबर को। कब चमकेगा, मकर रेखा पर सूर्य, सॉरी 22 दिसंबर को, पहले लिखते हैं यहां पर, मकर रेखा पर सूर्य का सीधापन, जी मकर रेखा पर सूर्य जब सीधा चमकेगा तो वो कब चमकता है, तो ध्यान रखना ये मकर रेखा पर चमकता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सूर्य है वो मकर रेखा के ऊपर सीधा चमकता है। जैसे अभी नवंबर का महीना चल रहा है, आगे आएगा दिसंबर के अंदर जैसे 22 दिसंबर है, 22 दिसंबर आएगा, उस दिन सूर्य कहां पहुंच जाएगा, इस एकदम मकर रेखा के ऊपर पहुंच जाएगा। उस दिन यहां पर क्या होगा, जब यहां पर सूर्य सीधा चमकेगा तो दिन बड़ा होगा, यानी सूर्य जहां पर सीधा चमकेगा वहां पर दिन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर, ये दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर क्या होगा, दिन बड़ा हो जाएगा और रात क्या होगी, रात होगी छोटी। ध्यान रखना रात क्या होगी, छोटी। जब सूर्य यहां पर सीधा चमकेगा तो मतलब यहां पर कौन सी ऋतु होगी, यहां पर होगी ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु। और उत्तरी गोलार्ध में इसके क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। ये लो, ये है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में अपने विपरीत हो जाता है, तब अपने नहीं लिखते क्या। अब जैसे दिसंबर का महीना आएगा, मकर रेखा ये है, नहीं सॉरी कर्क रेखा ये है। अब जब अपने यहां पर उत्तरी गोलार्ध के अंदर क्या होगा, दिन हो जाएगा छोटा, दिन छोटे होने लग जाएंगे अब दिसंबर में। और रात क्या होगी, यहां पर रात होगी बड़ी। और ऋतु कौन सी हो जाएगी अपने, यहां पर जो ऋतु आएगी दिसंबर में, कौन सी ऋतु आ जाती है, शीत ऋतु, क्योंकि यहां पर सूर्य सीधा नहीं चमकता। जहां पर सूर्य सीधा चमकेगा वहां पर गर्मी पड़ेगी मतलब ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी। इसके विपरीत यहां पर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर सूर्य सीधा चमक रहा है तो यहां पर कौन सी ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु। अब अपनी परछाई दिसंबर में क्या होगी, लंबी हो जाएगी, क्योंकि सूर्य अपने से किधर की ओर आ गया, कितना तिरछा चल रहा है, तिरछा चल रहा है ना, तो तिरछा चलेगा तो सूर्य की परछाई, अपनी परछाई वो क्या होगी, लंबी हो जाएगी। आई होप समझ गए होंगे आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख लेना ये इसके विपरीत हो जाएगा। ये कब होता है, मकर रेखा पर सूर्य का सीधापन कब पड़ता है, 22 दिसंबर को पड़ता है, यानी परछाई लंबी हो जाएगी। परछाई क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, ध्यान रखना हो जाएगी। अब ये भी चीज समझ गए होंगे आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। परछाई अब सूर्य को चमकाना है सीधा कौन सी रेखा के ऊपर, अब सूर्य को मकर रेखा पर सीधा चमकाना है, नहीं सॉरी भूमध्य रेखा पर। और भूमध्य रेखा पर मैंने क्या कहा, एक बार इधर जाएगा और एक बार वापस आएगा, तो कितनी बार, दो बार चमकेगा। 2 बार सूर्य सीधा चमकता है, कौन सी रेखा पर, मकर रेखा पर, तो नहीं सॉरी भूमध्य रेखा के ऊपर। तब देखते हैं,
देखो हाँ, नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे लिखिएगा मैप बनाओ फैसा ही, और आपके कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से क्लियर हो रहे होंगे। ये लो मैप बना लिया आपने, और अब क्या चमकाना है? अब इस बार भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य सीधा चमकाना है। ये रेखा होगी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। देखो सूर्य एक बार वापिस इधर से जाएगा, इधर जाएगा, कर्क रेखा से किधर जा रहा है? कर्क रेखा से नीचे की ओर जा रहा है, दक्षिण की ओर। और एक बार किधर से जाएगा? एक बार वापिस पुनः इधर आएगा, ऊपर की ओर। ये मकर हो गई, मकर रेखा। ये कौन सी रेखा है? ये कर्क रेखा, काल्पनिक रेखा ही है, ध्यान रखना। अब जब एक बार तो इधर जाएगा और एक बार इधर आएगा, और अब हाल फिलहाल सूर्य है वो कौन सी रेखा पर सीधा चमक रहा है? जाते वक्त कर्क रेखा से। एक चीज ध्यान रखना, जब बात आएगी अपने ऊपर, एक तो आएगा 21 मार्च को, 21 मार्च को सूर्य है वो भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। कौन सी रेखा पर? भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य सीधा चमकता है। सुनना ध्यान से। और एक कब चमकेगा? एक चमकता है 23 सितंबर को। कब चमकता है? 23 सितंबर को। अब देखो, एक चमकेगा 23 सितंबर को, यहां पर लिख देता हूं मैं एक बार, दोनों साइड में बाद में लिखूंगा। एक चीज समझो आप, 21 मार्च को सूर्य सीधा चमकेगा कौन सी रेखा पर? भूमध्य रेखा के ऊपर, यहां पर। तब क्या होता है कि मार्च से पहले फरवरी जनवरी में अपने पास सर्दी थी, और उस दिन क्या होता है कि जब जैसे ही सर्दी जाने लग जाएगी, अलग सा आती है ना ऋतु, जिसको कहते हैं बसंत ऋतु, तो इसे बोलते हैं 21 मार्च को जब चमकता है, इसे बोलते हैं बसंत विषु। बसंत विषु बोलते हैं, बसंत ऋतु। मान लो बसंत ऋतु 21 मार्च से ही मानी जाएगी, तो बसंत विषु बोलते हैं इसे। कब बोलते हैं? 21 मार्च को, क्योंकि सूर्य है वो किधर की से आ रहा है? इधर से जा रहा है, मकर रेखा से भूमध्य रेखा की ओर जा रहा है। तो वो तब क्या होगा? यहां पर सूर्य सीधा चमकेगा कौन सी रेखा के ऊपर? भूमध्य रेखा के ऊपर। मकर से जाएगा तभी यहां पर आएगा, फिर धीरे धीरे आगे आएगा तो फिर आएगी 21 जून, और जून में अपने पता ही है गर्मी पड़ेगी। यानी अब सूरज नीचे से इधर जा रहा है, तो ऊपर से नीचे कब जाता है? तो 21 जून से जब आगे जाएगा, वापिस नीचे की ओर जाना शुरू होता है, तब 23 सितंबर को होगा। 23 सितंबर को क्या होता है? सूर्य वापिस फिर चमकेगा कौन सी रेखा के ऊपर? जाता हुआ सूर्य नीचे जाता हुआ, तब 23 सितंबर को चमकेगा कौन सी रेखा पर? भूमध्य रेखा के ऊपर। तब क्या होगा? अपने क्या आनी शुरू हो जाएगी? सर्द नहीं आता है क्या? सर्द भाई, सितंबर अक्टूबर नवंबर। अब सितंबर को क्या होगा? सितंबर जाता हुआ है, अक्टूबर नवंबर, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सर्दी सी बढ़ने लग जाती है ना, तो सर्द विषु बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं? सर्द विषु। यानी अपने सर्दी का आगमन होना शुरू हो जाता है। ध्यान रखना, 21 मार्च को बोलते हैं वसंत विषु, और 23 सितंबर को बोलते हैं सर्द विषु। तो सूर्य साल में दो बार सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। अब साल में 2 बार भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य है वो सूर्य क्या चमकता है? सीधा चमकता है। अब ये आप समझ गए बात को आराम से। अब सुनो ध्यान से, जब ये बात आप समझ गए, साल में 2 बार सूर्य है वो भूमध्य रेखा के ऊपर सीधा चमकता है, ठीक है, तो फिर इस दिन क्या होगा? इस दिन होता है, इस दिन, क्योंकि पहले हमने लिखा था ना, इधर दक्षिण में रात बड़ी, उधर छोटी, उधर फलानी बड़ी, उधर छोटा, तो इस दिन पूरे विश्व में दिन रात की अवधि क्या होती है? बराबर होती है। दिन रात की अवधि बराबर होती है। ऐसा साल में कितनी बार होता है? 2 बार होता है। आई होप आप आराम से समझ गए होंगे ये बात भी। पूरे विश्व में दिन रात की अवधि बराबर कब होती है? समझ गए होंगे आराम से। हाँ देखो, भूमध्य रेखा के ऊपर साल में 2 बार सूर्य सीधा चमकता है। अब आपने देखा होगा कि भाई जब भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य साल में 2 बार सीधा चमकता है, इसका मतलब अपने जब एक बार चमकता है 21 जून को, तब कितनी गर्मी होती है। फिर यहां पर देखो, साल में 2 बार चमकता है सूर्य, तो उच्च तापमान रहता है और वर्षा भी अधिक होती है। यहाँ पर व्यापारिक पवनें चलती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर भूमध्य रेखा के जो क्षेत्र आते हैं उन क्षेत्रों के अंदर फसल भी शानदार होती है। ध्यान रखना, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य सीधा चमकेगा तो वर्षा ऋतु भी बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर व्यापारिक पवनें चलती है,
है ना। उच्च तापमान यहाँ पर रहता है भूमध्य रेखा के ऊपर, तभी रहता है क्योंकि साल में 2 बार सूर्य कहाँ पर सीधा चमक रहा है, भूमध्य रेखा पर सीधा चमक रहा है। तो अगर आगे से आपसे पूछा जाए कि अपनी परछाई छोटी कब नहीं बनती, तब हम कहते हैं कि अपनी परछाई जब भूमध्य सूर्य है वो कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा तब अपनी परछाई नहीं बनेगी। लंबी कब बनेगी, जब मकर रेखा पर चमकेगा 22 दिसंबर को। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, आराम से सारे कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, है ना। तो ये आपके दक्षिणी पूर्वी सब देशांतर ये सब पढ़ लिया आपने। उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, ये आपने एक एक चीज़ों को आपने नोट की होगी, तो इसको भी नोट कर लो फटाफट। उसके बाद में आगे देखते हैं कि भाई आगे वाला जो टॉपिक रहेगा वो अपना रहेगा कौन सा रहेगा, राजस्थान की सीमा से संबंधित टॉपिक रहेगा अपना, कि भाई राजस्थान की सीमा, ये आप समझ गए, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार और सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। ठीक है, तो इसको आपने नोट कर लो आराम से। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।